हेलो बच्चों। आज का जो अपने टॉपिक लेकर आए हैं वो है आवेशों के गुण धर्म के बारे में। आज अपने ये समझेंगे कि आवेशों के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट है और किन के बारे में हमें सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मुख्य गुणधर्म है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 गुणधर्म है जिसके बारे में अपने को जानना है। सबसे पहला है आवेशों की योज्यता, यानी कि इनको जोड़ा कैसे जाए। दूसरा है आवेशों की निश्चलता, कि ये इनवेरिएंट कैसे रहेंगे मोशन के साथ। फिर है आवेश संरक्षण, कि आवेश संरक्षित कैसे रहेगा, और उसके बाद है आवेश का क्वांटमीकरण। ये जो 4 हैं जिसमें कि आवेश का क्वांटमीकरण बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं पहले पॉइंट्स की। आवेशों की योज्यता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ये पदार्थ है ए, इसके ऊपर है +2 कूलम, और ये पार्टिकल है, ये पदार्थ है बी जिसके ऊपर है -3 कूलम। यदि हमसे ये पूछा जाए कि कुल आवेश कितना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये पहले जानना जरूरी है कि ये कौन सी राशि है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। यदि सदिश राशि होती तो हम इनको वेक्टर जो सदिश इनका गुणनफल है या सदिश जोड़ है उसके अकॉर्डिंग इनको करना होगा। लेकिन ये कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि है। तो जब भी अदिश राशियां होती हैं तो उनका योज्यता करने के लिए, कुल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए हमें इनका बीजगणितीय जोड़ ही करना होगा, अलजेब्रिक सम ही करना होगा। कैसे? टोटल यदि हमसे चार्ज पूछा जाए Q तो हम कैसे लिखेंगे, +2 कूलम और यहां पर प्लस फिर -3 कूलम, इस तरीके से। ये पहले वाला चार्ज प्लस दूसरे वाला चार्ज, इस तरीके। फिर इसको लिखेंगे +2 और इसको लिखेंगे -3, तो ये बनेगा -1 कूलम। यानी कि जितना भी चार्ज होगा, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, वो अपने आप एडजस्ट होंगे, अपने आप प्लस माइनस होंगे। यदि हमको टोटल चाहिए, टोटल Q, तो हम उसको लिखेंगे Q1 + Q2 + Q3 प्लस जितने भी होंगे उनका अलजेब्रिक सम कर देना है हमको, उनका बीजगणितीय योग कर देना है। ये है आवेशों की योज्यता। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि किसी सिस्टम के अंदर यहां पर 3 आवेश पड़े हैं, 3 कूलम, प्लस का, माइनस का 5 कूलम और प्लस का 6 कूलम। टोटल चार्ज पूछा जाए आपसे तो कैसे करोगे, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ दो, 9, 3 और 6 9, 9 में से 5 गए 4, तो टोटल जो आएगा वो 4 कूलम आएगा। यदि किसी पर 0 आ जाए, 0, तो इसका मतलब क्या है, वो उदासीन है। टोटल आवेश क्या हो गया, 0 हो गया, उदासीन हो गया वो। अब देखो जो दूसरा गुणधर्म है जिसका नाम है, जिसकी हेडिंग है कि आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, ये क्या चीज है। देखो आपने रिलेटिविटी वाला, यानी कि जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है आइंस्टीन ने जो दिया था, उसके अकॉर्डिंग जब कोई मास गति करता है तो उसका जो एक तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो द्रव्यमान है वो रेस्ट में अलग होगा, और जब वो मोशन कर रहा होगा, गति में होगा, तब उसका द्रव्यमान अलग होगा और ज्यादा होगा। रेस्ट में द्रव्यमान कम होता है और जब गति कर रहा होता है तो द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है। लेकिन चार्ज की कंडीशन में ऐसा नहीं है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर जो आवेश है वो 2 कूलम है, चाहे ये रेस्ट में है चाहे इस पदार्थ को मोशन करवाएं, तो भी इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 2 कूलम ही रहेगा। यानी कि आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसका जो मापांक है वो गति पर या वेग पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद है तीसरा, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, जैसे आप पढ़ चुके हो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कि केमिस्ट्री में भी आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी कि ए और बी मिलते हैं और उसके बाद सी बनता है। तो ए और बी के पास किसी संक्रिया से पहले जितना आवेश था, बाद में भी जो टोटल आवेश है उतना ही रहेगा। पहले जो टोटल आवेश था और बाद में
जो टोटल आवेश है दोनों कंडीशन में समान रहेगा। ये है आवेश फंक्शन का नियम, यानी Q पहले इज इक्वल टू Q बाद में। अब अपने अगले गुणधर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत बार रुपयों का एक्सचेंज करते हैं, दान प्रदान करते हैं। मान लो जो सबसे छोटी इकाई है वो रुपया है, यानी कि 54 58 नहीं एग्जिस्ट करती। सबसे छोटी इकाई क्या है? रुपया है। हमें जब किसी को रुपए देने या लेने होंगे, हम किसी को 1 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपए दे सकते हैं, 2.5 रुपए तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 58 एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम सिर्फ उसको 2 देंगे, या 3 दे सकते हैं, या 4 रुपए दे सकते हैं। ऐसे ही मान लो अपने पास बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारी बुक्स हैं। तो हमें किसी को बुक्स देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 बुक दे सकते हैं, हो सकता है 2 बुक्स दे दें, हो सकता है 3 बुक्स दे दें, हो सकता है 4 बुक्स दे सकते हैं। क्या किसी को 2.5 बुक्स दे सकते हैं? क्या किसी को 3.5 बुक्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जब किसी क्वांटिटी को, जब किसी राशि को हम 1 2 3 इस तरीके से दे सकते हैं, यानी कि किसी गुणज के रूप में दे सकते हैं, तो उसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन, यानी कि क्वांटमीकरण। तो ऐसे ही आवेशों के बारे में भी मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग में, किसने? मिलिकन ने। कौन सा प्रयोग था? तेल बूंद प्रयोग। उसमें यह पता लगाया कि जब किसी भी पदार्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेशित किया जाता है, तो आवेश का जो स्थानांतरण होता है या उसके ऊपर जो आवेश आता है वो किसी एक राशि का गुणज होता है। यानी कि या तो उसका 1 गुणज होगा, या उसका 2 गुणज होगा, या उसका 3 गुणज होगा। और वो जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, जो कि किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर या फिर प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश माइनस में होगा और प्रोटॉन पर इतना आवेश प्लस में होगा। जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि रुपए की सबसे छोटी इकाई रुपया है, तो उस सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं क्वांटा। चार्ज की, आवेश की सबसे छोटी इकाई को, इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्वांटा। ये किसका क्वांटा है? आवेश का क्वांटा है। रुपया किसका क्वांटा होगा? करेंसी यानी कि मुद्रा का क्वांटा है। और इतना जो आवेश है ये आवेश का क्वांटा है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो प्रोटॉन पर आवेश होगा वो होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आवेश स्थानांतरित होगा तो वो कम से कम कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻+ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो स्थानांतरित होगा वो इसका डबल हो सकता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, या इसका 3 टाइम्स, 3 गुना हो सकता है, यानी कि 4.8 गुना 10⁻⁻19, या फिर इसी का 4 गुना हो सकता है, वो लगभग बनेगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कभी भी आपको इस तरीके का चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनके बीच का 2 इंटू 10⁻⁻6, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरीके का चार्ज कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यही है आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आवेश होगा वो कम से कम जो आवेश होता है उसका n गुणज होगा। n गुणज का मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 कितनी भी हो सकती है, और यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी, गणितीय रूपांतरण हो गया। ई का मतलब क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज प्लस में आएगा और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज माइनस। कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है? कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है? किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलाम है, प्लस है, तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। कितने गए हैं इलेक्ट्रॉन? कितनों का स्थानांतरण हो गया है? तो उसके लिए अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह कितना लिखेंगे? 1।
एन की जगह हमें नहीं पता, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन। यहां 1 कूलम लिखेंगे, यहां कूलम लिखेंगे तो सी से सी कट जाएगा, दोनों तरफ लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है। तो एन की जो वैल्यू बनेगी वो लिखेंगे 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, जब ये नीचे है ये ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको यहां पर जब हम 10 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 18 लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेशन में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। यदि किसी ऊपर -1 है तो इसका मतलब उसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, 2 कूलम देकर पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसा होगा, तो सेम प्रोसीजर हमें उसके लिए फॉलो करना है। अब अपने बात करेंगे कूलम्स लॉ की। जो कूलम है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपना एक लॉ दिया, नियम दिया था, किसके लिए? 2 आवेशों के बीच में, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, चाहे दोनों प्लस है चाहे दोनों माइनस है, उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा वो किस किस राशियों पर डिपेंड करेगा, किस किस राशियों पर निर्भर करेगा, उसके लिए कूलम ने अपना एक नियम दिया था। आपको पता है कि जब ऑपोजिट होते हैं यानी कि विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षित होते हैं, लेकिन जब समान आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो अपने पास 2 बिंदु आवेश हैं, छोटे छोटे आवेश हैं, Q1 ये है Q2। एक खास बात और कि जो कूलम का नियम लगता है वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लगता है। बिंदु आवेशों का मतलब क्या हुआ कि जो आवेशों का साइज है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट आवेशित है, जो पदार्थ आवेशित है, उसका साइज छोटा होना चाहिए इनके दूरी की कंपैरिजन में। ये 2 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी है r। तो कूलम ने इन आवेशों के मैग्नीट्यूड को यानी कि इनके परिमाण को बदल बदल कर देखा, इनको बढ़ाकर देखा, घटाकर देखा, और इनकी जो बीच की दूरी है इसको बढ़ाकर और घटाकर देखा कि जो लगने वाला बल था वो कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है और कितना ज्यादा लग रहा है। अब देखो, मान लो हम एक आवेश को ज्यादा कर दें, ज्यादा मैग्नीट्यूड कर दें, तो वो दूसरे पर बल क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। मान लेते हैं दोनों धनात्मक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक को बढ़ा दें तो वो दूसरे को क्या करेगा? ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि इसके जो आवेश है इसके परिमाण के समानुपाती होता है लगने वाला बल। आवेशों के बीच में लगने वाला बल। मान लो हम इसको नहीं बढ़ाते, इसको बढ़ा दें या घटा दें तो बल भी क्या होगा? वैसे बढ़ सकता है या घट सकता है। यदि ये आवेश ज्यादा कर देंगे इसको तो इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा, कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है Q2। इन दो, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी प्रोपोर्शनल है। यदि दोनों को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा फोर्स। अब अपने बात करते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी को लेकर। मान लो इस दूरी को हम बढ़ा दें, यहां तक कर दें, एक आवेश को यहां कर दें, एक आवेश को यहां रख दें, तो बताओ बल बढ़ेगा या घटेगा? बल घटेगा। लेकिन प्रयोगों से यह पता चला है कि यदि हम दूरी को दुगना कर देते हैं तो बल आधा नहीं रहेगा बल्कि बल 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है डिस्टेंस के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यदि इसको हम सीधा लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये K जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम रखा गया है। Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम रखा गया है, उन पर ये डिपेंड करता है।
अब देखो, इसी के को लिखने का एक और तरीका है जिसको लिखा जाता है k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तब लगाया जाता है जब बीच में एयर या वैक्यूम हो, यानी कि निर्वात हो या फिर वायु हो। यदि कोई और मीडियम है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर कुछ अलग लिखा जाएगा। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता। यदि हम पूरे को कैलकुलेट करें, निर्वात के लिए कैलकुलेट करें, तो इस k की वैल्यू जो बनती है वो बनती है 9 इंटू 10⁹। 1/4 की वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू रखें, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम k की वैल्यू ये भी रख लेते हैं, जिसकी यूनिट क्या होगी? वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी। अब अपने बात करते हैं, यदि इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो क्या होगा? बीच में कोई मैटर रख दी जाए या कोई और कुचालक रख दिया जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। माध्यम में, यानी कि जो आवेश है Q1 और आवेश है Q2, इनके बीच में इनको हमने किसी माध्यम के अंदर रख दिया है। यहां पर पूरा कोई माध्यम या मीडियम भरा हो सकता है, इनके बीच में कोई चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, किसी भी मीडियम से हम भर सकते हैं, या पानी भर सकते हैं। यहाँ पर आवेश है, दोनों तरफ बीच में इनके पानी भरा हुआ है। तो उस कंडीशन में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा जाएगा, एप्सिलॉन लिखेंगे उसको, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या है? ये माध्यम की विद्युतशीलता है या फिर माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है माध्यम का? परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू हमेशा ही F नोट से ज्यादा होती है, चाहे वो कुचालक है, चाहे बीच वाला जो माध्यम कुचालक है, चाहे वो चालक है, कैसा भी माध्यम है, इसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, यानी कि एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, इसको डिफाइन करने के लिए ये कितने गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। हम एक नई चीज के यूज करते हैं जिसको कहते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक। अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होगा? वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन में यदि F नोट से डिवाइड कर दें तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ये ना लिखें, ये लिख दें कि एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि इससे जब इसको डिफाइन करते हैं तो इस तरीके का ही फॉर्मूला बनेगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर बनेगा। एप्सिलॉन R क्या है? अपेक्षिक परावैद्युतांक है माध्यम के लिए। कुचालकों के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा। यदि इनके बीच में कोई चालक रख दिया जाए तो उस टाइम इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एप्सिलॉन R की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? निर्वात या फिर वायु के लिए होती है। ग्रेटर देन 1 किसके लिए होती है? सभी मटेरियल के लिए। और इसकी वैल्यू इंफिनिटी किसके लिए होती है? अनंत किसके लिए होती है? चालकों के लिए, यानी कि तत्व के लिए। कोई बीच में चालक मीडियम भर दिया जाए
तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू अनंत होने के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो अधिकतम फोर्स कब लगता है, मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब दोनों के बीच में निर्वात हो। 0 कब लगेगा, जब दोनों के बीच में किसी चालक को भर दिया जाए, और यदि कुचालक को भर दिया जाए तो निर्वात के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा। अब आपको यह पता है कि बल कैसी राशि, एक सदिश राशि है, तो इसकी कोई ना कोई दिशा भी तो होती होगी। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो सिर्फ उसका मापांक पढ़ा था, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा था कि उसका परिमाण क्या होगा, बल कितना लगेगा, लेकिन किस दिशा में लगेगा उसकी स्टडी अब हम करेंगे। यानी कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। नियम का सदिश निरूपण, इसको अपने समझते हैं। इसको समझने के लिए अपने यहां पर इस तरीके से कोई निर्देश तंत्र मानते हैं। ये मान लेते हैं y है, ये मान लेते हैं x है, x ये मूल बिंदु है। एक आवेश यहां पर पड़ा है Q1, दूसरा आवेश यहां पर पड़ा है Q2। इसकी जो स्थिति सदिश है वो मान लेते हैं R1 है इस दिशा में, इसका जो स्थिति सदिश है वो है R2 इस दिशा में। ठीक, अब देखो इस आवेश पर मान लेते हैं दोनों धनात्मक आवेश हैं Q1 और Q2। इस पर फोर्स लगेगा, यानी कि फर्स्ट वाले पर फोर्स लगेगा, पहले पर फोर्स लगेगा दूसरे के कारण। किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। 2 पर फोर्स लगेगा पहले के कारण, इस पर फोर्स लगेगा इस दिशा में, जो इसको मिलाने वाली लाइन है इसके अलोंग, इसको लगेगा पहले पर दूसरे के कारण। इसको इस दिशा में लगेगा और इसको इस दिशा में लगेगा फोर्स। हम ये भी देखेंगे कि दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम है या अलग अलग है, और इनकी दिशा क्या होगी ये भी अपने समझते हैं। अब देखो कि F12 पहले वाले पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R मतलब जो बीच की डिस्टेंस होती है, ये मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है R वेक्टर। अब इसकी दिशा कौन सी लें, इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। जब हम इसकी डायरेक्शन इसमें लेंगे तो R वेक्टर का मतलब हो जाएगा R2 माइनस R1, लेकिन जब इसकी डायरेक्शन इधर लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमें किससे पता चलेगा, आपने 11th क्लास में जो सदिशों का त्रिभुज नियम था उसमें ये देखा होगा कि त्रिभुज में यदि 2 की डायरेक्शन ऐसे ली है तो R1 प्लस R को हम लिखते हैं R2 के इक्वल, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे है, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, R का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर, और इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी कि माइनस इसके ऑपोजिट है, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस R कैप। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका आपको याद होगा कि हम उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने वही किया है, यहां पर लिख दिया मैग्नीट्यूड, यहां पर लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और चाहे हम इसको हटाकर बिल्कुल वैसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, और यहां पर लिखेंगे R कैप। ठीक, अब देखो, अब यदि अपने बात करें कि इस वाले पर फोर्स कितना लगेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में वो है इसका मैग्नीट्यूड, ये R लिखने अपने इसको, और R का स्क्वायर, चाहे ऐसे इस तरीके से लिख दें और चाहे हम सिंपल तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। और डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, हमने इसकी डायरेक्शन भी क्या मानी है, इधर वाली, तो इसको लिख देंगे R कैप। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F21 के, ये इनके ऊपर साइन लगाएंगे वेक्टर का साइन, क्योंकि हम इसका सदिश निरूपण कर रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और R कैप।
दोनों का कंपैरिजन करके देखो, मैग्नीट्यूड वाली जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है वो ऑपोजिट है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस एफ 2 1। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड को यदि हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। हम एरो लगाकर इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि एरो किसको बताता है, डायरेक्शन, जो कि सेम नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो अपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि दो बिंदुवत आवेश हैं, दो बिंदुवत आवेश हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा है, के बीच बल लग रहा है वो है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन है। इनके बीच में कोई कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका जिसका पैरावैद्युतांक, जिसका पैरावैद्युतांक यानी कि अपेक्षित पैरावैद्युतांक 6 है, 6 है, तो 6 है को रख दिया जाता है, तो बल की गणना करो। आपको यह पता है कि निर्वात के कंपैरिजन में यदि कोई माध्यम हम रख दें तो बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि हम वैक्यूम की बात करते हैं तो फोर्स लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में r²। लेकिन जब हम मीडियम की बात करते हैं तो फॉर्मूला लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में r²। देखो इतने की वैल्यू तो हमें दी हुई है, जो कि कितनी है, 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन है, लेकिन ये हम मीडियम की कंडीशन में निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, F अपॉन में एप्सिलॉन r। इसकी वैल्यू थी 18 न्यूटन और इसकी वैल्यू है 6, तो अब जो फोर्स है वो कितना रह गया है, 3 न्यूटन रह गया है, 3 न्यूटन रह गया है। हमेशा जब भी कोई मीडियम रखेंगे हम बीच में निर्वात के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि कोई वर्ग है, वर्ग मतलब क्या हुआ, इसकी सभी भुजाएं बराबर हुई, तो इसके चारों कोनों पर समान आवेश रखे गए हैं, Q Q Q, ठीक। इसके बिल्कुल केंद्र पर एक आवेश रख दिया है Q, तो इस Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इसकी जो वैल्यू दी गई है, भुजा दी गई है, वो A दिया गया है। अब देखो इस पर फोर्स किस किस के कारण लगेगा, इस वाले के कारण इस तरफ लगेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस तरफ के कारण इस तरफ लगेगा। तो अब इन दोनों को समझो, ये जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस इधर है, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इस तरफ का है, तो इस तरफ लगने वाला फोर्स और इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इस दिशा में कोई भी फोर्स, कोई भी बल नहीं लगेगा। इसी तरीके से इस दिशा में यदि इनकी बात की जाए, इस दिशा में लगने वाला फोर्स और इस दिशा में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो इस दिशा में लगने वाला जो बल है उसकी वैल्यू क्या है कि 0, इनके कारण भी 0, इनके कारण भी 0, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा।